तो दोस्तों चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 4 है शायद, ठीक है। पार्ट आप देख लेना कौन सा पार्ट चल रहा है। मेरे हिसाब से पार्ट नंबर 4 होना चाहिए और माध्यिका तथा बहुलक का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, ठीक है ना। मैंने पिछले संडे को शायद 2 वीडियो डाली थी, संडे मंडे के आसपास, जहाँ से जाना है उसके काफ़ी दिन हो गए, 4-5-6 दिन हो गए ना। तो देखो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, टाइम बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम क्या मिल ही नहीं रहा। संडे को अभी टाइम मिला है तो फिर दोबारा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको निपटाते, कितना निपटता आज के दिन, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास देखो एक क्वेश्चन है, हम लगातार क्वेश्चन करते चले जा रहे थे और मैंने काफी क्वेश्चंस आपको कराने मैंने पहले बोला हुआ है। मैं औरों की तरह आपको 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हमने काफी क्वेश्चन माध्यिका यानी जो माध्यक होता है उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अभी भी मैं करवाता चला जाऊंगा। और देन अभी कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, शायद 2 या 1-2 क्वेश्चन बचे होंगे, यही वाले होंगे जो, और उसके बाद हम अपने पार्टीशन वाले पोर्शन में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो, तो उसने कहा ये क्वेश्चन आपके पास अंक आपको दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या आपको गिवन है। अब यहाँ पे गायब क्या क्या है, 2 चीज देखो कि यहाँ पे ना ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपको नहीं पता। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या मान लेता हूँ F1, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन मार्क लगाया बताओ यहाँ पे, तो मैं इसको मान लेता हूँ F2। जरूरी नहीं 2-2 चीज गायब हो, एक भी गायब हो सकता, सिर्फ एक, मात्र एक, ठीक है ना। तो अगर मात्र एक गिवन गायब है, वो सॉरी गायब है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो F1, और 2 गायब है तो F1 और F2 मैंने उसे लिख दिया। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। याद रखना, ऐसा जब भी क्वेश्चन जो जिसमें अज्ञात जो मूल्य ज्ञात करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें 2 चीजें गिवन होती है। एक तो उनका टोटल गिवन होता है और दूसरा m यानी माध्यिका मुझे गिवन होती है। क्लियर हो गया? तो अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो वही हम निकालेंगे इसकी CF, इसी में कर रहा हूं मैं सॉल्व, ठीक है। tan प्लस F1, ठीक है। फिर जोड़ेंगे tan प्लस 25 कितना होता है, 35 प्लस F1, 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है, और 75 प्लस F1 प्लस F2। क्लियर हो गया? इस तरह से आप इसका टोटल कर लेंगे। देन हम लगाएंगे फॉर्मूला जो हमारा होता है m बराबर साइज ऑफ n/2 th आइटम, यही होता है ना। यानी हमारे पास कितना है, n हमारा 100 हमें गिवन है, th आइटम, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 50th आइटम, 50th आइटम। यहां तक हो गया हमारा। अब ये जो 50th आइटम आएगा ये कहां पे फॉल करेगा, ध्यान से देखिए। यहां पे 65 आ रहा है तो मैं इसमें फॉल करवाने वाला हूं उसको, ठीक है। तो यहां मेरा ये आइटम फॉल करने वाला है, तो जो मेरा क्लास इंटरवल होगा वो मेरा 30 to 40 होगा, ठीक है ना। तो इसके कारण जो क्लास इंटरवल जो मेरा गया है वो हमारा क्या जाएगा, वर्गांतराल 30 से 40 जाएगा, जहां पे L1 जो होगी वो कितना हो जाएगा मेरा 30। यहां तक समझ में आ गया आप सबको? चलो, इतना मैंने कर लिया। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप ये वाले को सॉल्व करें। आपको पता है कि इन सबको जोड़ने के बाद 100 आना चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई देखो ये सब जोड़ के कितना आ गया था, 75 प्लस F1 प्लस F2, इन तीनों को जोड़ के 100 आना चाहिए भाई। इन सबका देखो ये सम टोटल बराबर होता है ना, जो यहां आता है वही टोटल यहां आता है, ये तो आपको पता है। इसका मतलब इन सबका टोटल जो है वो 100 के बराबर आना चाहिए। इन सबका टोटल आ क्या रहा है अभी, 75 F1 प्लस F2 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, यहां से F1 और F2 की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया 100 माइनस 75, तो F1 प्लस F2 मेरा जो आ गया वो मेरा कितना आ गया 25। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी समीकरण 1 मैंने इसको मान लिया। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, अब हम अपने मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहां तक आपने उतार लिया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। डन। M कितना दिया मेरे को, 30 ऑलरेडी दिया है। L1 कितना है, ये भी 30 है, n/2 50 है, माइनस CF एक ऊपर वाली लेते हैं, कितनी है 35। ब्रैकेट जरूर लगा लेना क्योंकि माइनस का फर्क पड़ जाएगा, वरना पहले ब्रैकेट लगा लेना, 2 है यहाँ पे डिजिट, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में मेरा क्या आएगा, F तो सामने वाले आती 30, और इनटू में गैप कितना है 10 का, 1 0 से 1 0 गया मेरा, ठीक है। नीचे देख लेता हूं कितना गैप है, चलो लिखा जा सकता है अभी तो। अब 30 मैंने यहां रखा, ये 30 है,
सॉल्व किया मैंने इसको, कितना आएगा, ये माइनस को अगर खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, F1 अपॉन में 3। अब इस 30 को, ये जो प्लस का 30 है इधर भेज दूं उसे, तो 30 माइनस 30, ये माइनस का 30 हो जाएगा वहां जाके, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 50 में से 35 गया, 15 माइनस F1 अपॉन में 3, इतना बचेगा, ये 0 हो गया। 15 माइनस F1 अपॉन में 3 वहां जाके मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो 0 हो जाएगा वो भी सब, तो बच जाएगा 15 माइनस F1 को इधर भेज दूं तो F1 प्लस का हो गया, आंसर बच गया 15। तो F1 की वैल्यू मेरी जो आ गई, क्या आ गई, 15 आ गई। क्लियर हो गया, यानी F1 जो मेरा 15 आ चुका है। अब मैं बोलूंगा F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 15। F1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 15 नहीं 25 था यहाँ पे ना, 25, 15 इसको 20 ये हो गया। F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 में से 15 आ गए, बराबर कितना आ जाएगा, F2 की वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। डन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आपको नीचे शो नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ, 25 में से 15 के 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारा सही आ भी रहे। चलो ठीक है, शायद सही आ रहा है, 10 और 15, हाँ ठीक है डन। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें 25 जोड़ोगे जो हमारा आंसर आया 10 प्लस 15, 25 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आप फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। तो आप देखिए आगे, ये कह रहा है माध्यिका का बिंदु रेखीय विधि द्वारा निर्धारण, बिंदु रेखीय विधि द्वारा निर्धारण करना, यानी ग्राफिक निर्धारण। ये ग्राफिक निर्धारण ना मैंने आपको पहले भी बस सिखाया था, मुझे याद है, जो ग्राफ वाला चैप्टर सिखाया था ना, तो वहां मैंने आपको याद होगा इस तरह से क्या है, से एक से अधिक वाला बनाया था, एक से कम वाला बनाया था, जहां पे वो कट करते हैं वहां पे हमारे क्या होता है, माध्यिका निकलती है। और मैंने कहा था वहां पे 24 आंसर आया था, जहां तक मुझे आज याद है अभी भी, ठीक है, वहां 24 हमारा आंसर आया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे एक बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन देख लो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंक है 0 से 10 से लेके 40 से 50 तक, और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। पहले तो वो बढ़ रही थी फ्रीक्वेंसी, बीच में तो वो 10 20 30 हुआ, फिर दोबारा घट गई, फिर है ना 20 10 हो गया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, CF नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना, जब से अधिक और से कम और से अधिक वाली के जो ग्राफ बनता है ना, उससे माध्यिका निकालना सीखना हमने। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले इसको से कम और से अधिक की सीरीज में ढालेंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे, उस सीरीज में इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले से कम सीरीज बना के दिखाता हूं आपको, से कम वाली है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे बनाएंगे, देखो से कम कैसे पढ़ेंगे, 0 से कम नहीं होता, ऐसे पढ़ते हैं 10 से कम, से कम यहां से पढ़ते हैं 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, ऐसे ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखा था, अंक लिखे हुए थे हमारे पास, अंक हो गया कौन सा, 10 से कम, यहां से 10 से कम, तो उसके बाद 20 से कम, फिर 30 से कम, फिर 40 से कम, और फिर 50 से कम। क्लियर हो गया। और फिर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए होती, हमें CF चाहिए होती है। तो CF कैसे निकालते हैं, CF आपको निकालना सिखाया हुआ है। सबसे पहले 10 लेते हैं, फिर 10 में अगला जोड़ते हैं, कितना आ गया 30, फिर 30 में अगला जोड़ा, 30 30 60, 60 में अगले जोड़े कितना आ गया 20 80, और 80 में 10 जोड़ा कितना आ गया 90। ये मैंने CF निकाल ली। क्लियर हो गया। ऐसे ही से अधिक बनाएंगे, से अधिक, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल वही अंक और अपना CF, ठीक है। अब अधिक कैसे देखते हैं, अधिक ऐसे 0 से अधिक, 10 से अधिक ऐसे देखा जाता है, समझ लेना। कहां से, अधिक नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है भाई, अधिक ऐसे तो देखोगे ना, और कम ऐसे देखोगे। तो कम के लिए ऊपर से नीचे नहीं, बड़े से छोटे की ओर, 10 से कम 20 से कम ऐसे देखते हैं। और वो 0 से अधिक 10 से अधिक ऐसे, तो हम बोलेंगे 0 से अधिक। क्लियर। उसके बाद 0 का 10 से अधिक, 20 से अधिक,
30 से अधिक और 40 से अधिक। क्लियर हो गया। अब CF अधिक में मैंने आपको बता रखा पहले भी कि सी जो अधिक वाला होता है ना, जब 0 से अधिक तो भाई साहब सारी आ रही होंगे भाई, 0 से अधिक में तो सभी है ना। क्लियर, यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब टोटल आएगा यहाँ पे। पहले क्या आएगा टोटल, इन सबका टोटल कितना आ रहा था 90, सबसे पहले 90 लिखा हमने सबका टोटल जो है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है 10 से अधिक, तो 10 से अधिक में नहीं, यहां से अब इतना कह रहा है तो इसका मतलब 10 हट गया, तो 90 में से 10 हट गया तो कितना बचा 80। फिर कह रहा है 20 से अधिक, 20 से अधिक तो यहां से 20 से अधिक तो 20 से अधिक ये रहे, यानी 20 और हटा दो तो 80 में से 20 से लेके कितना आ गया 60। फिर कह रहा है 30 से अधिक, तो इसका मतलब ये 30 भी हटा दो यहां से, बच गया 30। और फिर कह रहा है 40 से अधिक, ये 20 भी हट जाएगा, तो 20 हट जाएगा कितना आ जाएगा आंसर 10। क्लियर है, देखो 10 ही बचा। डन। तो इस तरह से बनती है हमारे से अधिक में, समझ में आ रहा है ना। चलो तो एक काम करिए, फटाफट से नोट डाउन करो, मैं इसके ग्राफ बनाता हूं पहले, फटाफट करिए। तो फटाफट से आप भी ये बना लीजिए, फटाफट बनाइए। देखो मैंने यहाँ y एक्सिस x एक्सिस नीचे अंक, ठीक है ना, और ये 10 20 30 40 50 50 तक मैंने खींच दिया अंक की, मैक्सिमम 50 तक है। और विद्यार्थियों की संख्या मैंने 90 तक लेनी थी, 100 ले लिए कोई बात नहीं, आप 110 तक ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बनाना तो 90 तक है ना। ठीक है ना, आप प्रॉपर स्केल का यूज करके करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। ठीक है ना, तो मैंने इस तरह से लाइन खींच दी है जैसे तैसे करके, अब आप फटाफट से करिए इसे। ठीक है ना, अब देखो आपका डेटा आपके पास था, मेरे पास डेटा रखा हुआ है, तो सबसे पहले से कम वाली बनाते हैं। तो उसमें था 10 से कम, जो हमने बनाया था उसमें था 10, तो 10 से कम में 10, तो 10 से कम में 10, तो यहाँ पे आ रहा है 10 10। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा जो था वो था तुम्हारा 20 से कम में 30 जाना है, तो 20 पे 30 कह रहा है। प्लीज स्केल का यूज करें आप। ठीक है ना, और ये चीजें आपको आती है अच्छे से जहां तक है। ठीक है ना, ये भी हो गया। उसके बाद 30 में 60, 30 में 60, तो 60 कहाँ आएगा, यहाँ आ रहा कुछ ऐसा कुछ। उसके बाद 30 में 60 के बाद 40 में 80 और 50 में 90, 40 में 80, 50 में 90। ठीक है ना, कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं चला गया। ठीक है, प्लीज स्केल का यूज करें आप। ठीक है ना, 40 में 80, कुछ यहाँ कहीं आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, 80 और 50 में 90, कुछ ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है ना, प्लीज करिए आप भी। अब इसको मैं देखो कहां से 0 से मैच करता हुआ इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले पेन से इसी से कर दूं, दूसरे से करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरह से, ठीक है, बनाते चले आना, मिलाते चले आना, जहाँ मिल रहा है ये इस तरह से यहाँ मिल रहा है, उसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट पे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है ना, तो ये मैंने बना दी सेकम वाली। ठीक है ना, ये कौन सी वाली बनाई हमने, से कम। डन, से कम बना दी। अब से अधिक वाली क्या थी जरा याद करो, पहला 0 से अधिक में 90 है, तो 0 से अधिक में 90 पे जाना है, तो 0 पे 90, 90 तो यही है, पहला गोला यहां लगेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद है 10 से अधिक पे 80, 10 पे 80, इस जगह पे। ठीक है ना, फिर 20 से 60 पे, 20 पे 60, यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद 20 पे 60 हो गया, उसके बाद 30 पे 30, 30 पे 30 यहां पे, और फिर 40 पे आ रहा है 10, 40 पे 10 हो गया। इस तरह से बन रहे हैं ना। तो अब इसको भी मैं कर रहा हूं। तो किस तरह से मिलाएंगे, इससे ये यहां मिला,
उसके बाद ये यहाँ पे मिला, फिर उसके बाद ये यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला, और उसके बाद में 50 पे लास्ट पे खत्म कर दो, ठीक है ना। ये वाली जो बनी है ये कौन सी है, से अधिक। से अधिक वाला जो ग्राफ होता है वो बड़े से छोटे की ओर जाता है, से कम वाला कम से ऊपर की ओर जाता है। क्लियर हो गया। अब इन्होंने जो कट किया है वो कट किया है यहाँ पे, इस जगह पे। कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। और इसे आप जो है इस तरह से मिला सकते हो। देखो ऊपर नीचे बन सकता है ग्राफ, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पे स्केल नहीं है, ठीक है। आप प्लीज स्केल का यूज करें। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, ठीक है ना। और ये क्या है, ये 20 और 30 का मिड है, मिड है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो m आया है वो कितना होगा, 25। कितना आएगा, 25 आया होगा m, शायद जहां तक है। हाँ 25 ही आ रहा है, तो लगभग ठीक ठाक बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अपनी वो क्या देखते हो, मीडियन को, यानी माध्यक यहाँ देखा जाता है। इस बार इधर मत देखना, इधर देखना है, 25 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन। तो आप क्या है, से अधिक से कम ग्राफ बनाना, उसका जहां पे वो कट करे वहां पे देखना नीचे क्या बन रहा हो। क्लियर है। अब याद रखना, यहाँ पे अगर आपने जरा भी क्या हाथ से पूर्णांक बनाया तो आंसर गलत हो जाएगा, तो प्रॉपर स्केल का यूज कर लेना प्लीज यार, ठीक है। मैंने स्केल का मैं यूज तो कुछ नहीं किया, फिर भी देखो ठीक ठाक बन गया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। फटाफट से आप भी नोट डाउन करिए इसे। तो अब आपके सामने है माध्यिका के गुण, यानी माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, ठीक है ना। तो उसके गुण क्या है, गुण में सबसे पहला गुण है सरलता, यानी माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, ठीक है ना, या मध्यिका बोलो, ठीक है, सब नाम इसी के ही हैं। तो माध्यक को ज्ञात करना एवं समझना बहुत सरल है, ठीक है, सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है। कई बार केवल श्रेणी को देखकर ही यह पता चल जाता है कि माध्यिका का मूल्य क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सरलता में कि माध्यिका यानी माध्यक को ज्ञात करना बहुत सरल है, समझना भी बहुत सरल है। कई बार केवल श्रेणी को देखकर ही यह पता चल जाता है कि माध्यिका का मूल्य क्या होगा। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, बिंदु रेखीय या ग्राफिक निर्धारण। तो उसने बोला रेखा चित्र खींचकर भी माध्यिका का निर्धारण किया जा सकता है, अभी निकाल के दिखाया था मैंने, से कम से अधिक विधि द्वारा, ठीक है ना, निकाला जा सकता बड़े प्यार से। तो बिंदु रेखा यानी ग्राफिक प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण इसकी पॉसिबल है, प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका चरम यानी सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त, यानी एक्सट्रीम जो वैल्यू होती है उनके प्रभाव से ये क्या होती है, मुक्त होती है। तो उसने बोला चरम यानी सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त माध्यिका केवल श्रेणी के मध्य के मूल्यों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यानी माध्यिका जो निकाली जाती है, माध्यक जो आप निकालते हो ना मीडियन, वो उसमें वो मिड के कुछ मूल्य होते हैं बीच के, वो पीछे कोनों कोनों के मूल्य से उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अर्थात माध्यिका पर समांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो गया यहां तक। तो जो कॉर्नर की जो वैल्यूज होती है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मध्य के मूल्यों से निकल जाता है। तो 3 पॉइंट हमारा सरलता, किसको ज्ञात करना समझना सरल है, कई बार तो देख करके पता चल जाता है कि माध्यिका का मूल्य क्या होगा। बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण यानी प्रदर्शन इसका पॉसिबल है, इसको ग्राफ से बनाया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। आगे चरम तथा सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये मध्य के मूल्यों से ही क्या निकल जाती है। उसके अलावा निश्चितता एवं स्पष्टता, इसने बोला माध्यिका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य है। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, जो ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर उसमें बताया था कि ये माध्य का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे माध्य एक तो नॉर्मल हो गया, मीन पढ़ लिया हमने, उसके अलावा हमारे पोजिशनल एवरेजेस होते हैं ना, उसमें हमारा क्या ये आता है, क्या बोलते हैं, मीडियन आता है, मोड आता है, ठीक है ना, विभाजन वाले आते हैं, सब इसमें आते हैं। तो ये भी एक माध्य बोला इसने, स्थिति माध्य याद होगा, स्थिति माध्य ना। तो ये भी एक क्या बोला, माध्यिका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य है। इसके मूल्य का निर्धारण प्रत्येक श्रेणी में निश्चितता के साथ किया जा सकता है। यह बहुलक की तरह अनिश्चित नहीं है, बहुलक की तरह अनिश्चित नहीं है, बिल्कुल निश्चित माध्य है। इसको निश्चितता के साथ इस श्रेणी का क्या है, इसका मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। श्रेणी के अंदर, किसी भी श्रेणी के अंदर माध्यिका का जो मूल्य है वो निश्चितता के साथ निकाला जा सकता है, उसका निर्धारण किया जा सकता है। क्लियर हो गया।
अपूर्ण तथ्यों में भी संभव, अगर आपके पास तथ्य है यानी जो श्रेणी के कुछ अंक जो है पूरे नहीं है, ठीक है, मतलब आपको डेटा पूरा नहीं बताया गया है, तो भी ये निकाला जा सकता है। इसने बोला माध्यिका की गणना के लिए संपूर्ण सामग्री का ज्ञान होना, ठीक है, आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। इसने बोला कि जो माध्यिका अगर आप निकाल रहे हो तो संपूर्ण सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, केवल मध्य मिल जाए आपको, यानी बीच के कुछ मध्य मिल जाए और कुल मदों की संख्या मिल जाए, यानी टोटल सिग्मा एफ यानी एन जो मिल जाए कि कितने मदों की संख्या है, काउंट कर लो जो भी बोला उसने, तो मध्य के मद मिल जाए और कुल मदों की संख्या मिल जाए, तो उससे भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। पूरी सीरीज के बारे में अगर मतलब छुप गई है सीरीज तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको टोटल और मध्य के मध्य कुछ पता हो तो भी शायद तो भी निकल जाता है। क्लियर हो गया। तो ये 5 जो हो गए माध्यिका के गुण हो गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने तो शायद माध्यिका के गुण आज तक कभी पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है ना, इतने टाइम से मैथ्स में इन सब में हमने पढ़ा, बट गुण नहीं पूछता था, ठीक है ना, और शायद स्कूल में भी देखे ना हो, तो प्लीज नोट डाउन करें और उसे याद रखें कि माध्यिका के गुण क्या है, क्या होता है। क्लियर, चलो फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि माध्यिका के अवगुण क्या है। तो अवगुणों में देखो सबसे पहला ये लिखा हुआ है कि सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती, स्थिति संबंधी माध्य होने के कारण, ये स्थिति माध्य है, तो स्थिति संबंधी माध्य होने के कारण माध्यिका श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित नहीं होती है। ये हर मूल्य पर आधारित नहीं होती है। इसमें आप करते क्या हो, इसमें आप मिड वैल्यू पे, मिड वैल्यू तो होती है ना एक तरीके से, क्या होती है, मिड वैल्यू होती है, तो बीच के क्या है, बीच के क्या नाम है, उस पे नंबर पे क्या लाई करता है, ठीक है। तो स्थिति संबंधी माध्य होने के कारण माध्यिका जो होती है श्रेणी के प्रत्येक मूल्य, जो माध्यिका श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित नहीं होती है। क्लियर हो गया। उसके अलावा प्रतिनिधित्व का अभाव, ठीक है ना, तो माध्यिका ऐसे समूहों के औसत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऐसे समूहों के औसत का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिनमें विभिन्न मदों के मूल्यों में क्या होता है, काफी अंतर होता है, यानी मदों के मूल्यों में अगर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है तो यानी आप उसको नहीं निकाल पाओगे, बहुत ज्यादा गैप है तब नहीं निकाल पाओगे। तो उसने यहाँ पे क्या बोला, सभी मूल्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि देखो इधर उधर की मूल्य पे आधारित होता नहीं, बीच के मूल्य पर आधारित होता है, इससे सभी पर आधारित है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि स्थिति संबंधी माध्य होता है। क्या होता है, स्थिति संबंधी माध्य होता है। प्रतिनिधित्व का अभाव, ये अगर मदों के मूल्यों में काफी अंतर है तो यहाँ पे आप नहीं निकाल पाओगे इसे, ठीक है ना, दिक्कत आएगा, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, मतलब आ तो जाएगा आंसर बट प्रतिनिधित्व वो नहीं कर पाएगा। बीज गणितीय विवेचन का अभाव, यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मतलब रिवर्स फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। जैसे कि माध्यिका में बीज गणितीय गुणों का अभाव होता है। उदाहरण के लिए माध्यिका का मूल्य, यानी जो आपने आंसर निकाला m, उसको और मदों की संख्या को अगर मैं गुना कर दूं, वापस आपने डिवाइड करके निकाला, ये आ गया आंसर, अब मैं वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो करने से भी मदों के मूल्यों का योग ज्ञात नहीं हो सकता, मदों के मूल्यों का वो मतलब जो है ना योग ज्ञात नहीं होगा। तो उसने बोला माध्यिका मूल्य और मदों की जो संख्या है उनको अगर मैं वापस गुणा कर दूं तो भी आप मूल्यों का योग ज्ञात नहीं कर सकते, ये थोड़ा दिक्कत आता है। इसमें अलजेब्रिक जो ट्रीटमेंट होता है ना उसको निकाल पाना थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद आरोही अवरोही क्रम में रखना। देखो मीन वाला जो चैप्टर था माध्य, उसमें आरोही अवरोही में रखने का पंगा नहीं होता, बहुलक में भी आरोही अवरोही में रखने का पंगा नहीं होता, ठीक है ना। बट माध्यिका का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व यानी पहले मदों को आरोही या अवरोही, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है और इसमें काफी समय लगता है। अगर सीरीज छोटी सी है तब तो आप लगा देते हो, बट अगर मान लो बहुत ज्यादा बड़ी सीरीज है तो उसको ढूंढना में दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है, ठीक है ना। तो आरोही अवरोही क्रम में रखना ये भी इसके लिए दिक्कत वाला काम है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो देखो माध्यिका आपका कंप्लीट हो गया, अब हम क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल पढ़ना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अध्ययन उसके बाद मोड पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मैंने पहले कहा था चैप्टर बड़ा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट में आपको इस चैप्टर को पढ़ाने की विद थ्योरी और काफी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप भी घर पे क्या है क्वेश्चन करिए काफी सारे, ठीक है ना। एक लड़के ने मुझसे कहा, मुझे ध्यान नहीं नाम हम तो ध्यान नहीं, मैं कहा था किसी ने कि मैं तो पहली बार माध्यिका यानी माध्यक की शायद डेफिनेशन पढ़ी है, तो काफी अच्छा लगा, ठीक है। मैंने कहा चलो कुछ तो मेरे से कुछ नया सीखा, ठीक है। अगर अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम माध्यिका की डेफिनेशन पढ़ी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा आपको भी और मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ नया मिल जाता है, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।